नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की भयंकर हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेंगे, वोटिंग बैलेट पेपर से कराएंगे। इसके बाद ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को वोटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करानी होगी और चुनाव आयोग ने कराई होगी। वीडियोग्राफी के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। महमूद प्राचा ने कहा कि 150 सीटों पर चुनाव रद्द होंगे और दोबारा होंगे। महमूद प्राचा ने साफ कहा कि किसी भी नेता को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में ही सबूत मौजूद है चुनाव रद्द कराने के लिए। उन्होंने कहा कि कल ही हमने सफलता हासिल की है। अलीगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें सपा का कैंडिडेट हारा था। इसको लेकर चुनाव आयोग कह रहा था कि वीडियोग्राफी नहीं बची है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्ट किया है कि एक भी वीडियो, एक भी सबूत डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, सारे के सारे सुरक्षित रखोगे। ये ऑर्डर हमने कल लिया है। महमूद प्राचा ने कहा कि इसी तरह के डायरेक्शन हम महाराष्ट्र को लेकर आएंगे और 150 सीटों पर चुनाव दोबारा कराएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चुनाव दोबारा हों इसके लिए कैंडिडेट को चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करनी होगी। हालांकि इसमें सालों लगते हैं, लेकिन हम बड़ा आंदोलन कर रहे होंगे तो न्यायालय भी देखेगा और जल्द ही करेगा। महमूद प्राचा ने कहा कि 6 महीने में ही दोबारा चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी। 6 महीने में सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि 150 सीटें तो कम बता रहा हूँ, 1% भी शक नहीं होना चाहिए, इसमें धांधली हुई ही है। महाराष्ट्र में पूरे गांव ने वोट दिया था, लेकिन प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। महमूद प्राचा ने कहा कि फ्रॉड की भी कोई सीमा होती है। राजीव कुमार जी। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने ट्वीट कर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कही और कैसे किया गया इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव की पहली फैक्ट 1, 19 अक्टूबर 2024 को एनडीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर वोटर सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग ये भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटर को भी जोड़ रही है। एमवीओ को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। इंपैक्ट 1, लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 मुख्य दलों के वोट 32.8 लाख घट गए। क्या यह संयोग है? फैक्ट 2, एमवीए ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम भी जोड़ रही है। इंपैक्ट 2, लोकसभा चुनाव 2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 37 लाख वोटर्स की वृद्धि हुई थी। चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7 लाख बढ़ गए। क्या यह मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए वोटर्स का प्रमुख योगदान है? फैक्ट 3, भाजपा गठबंधन की जीत में लाड़की बहना योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रति माह 1500 दिए जा रहे हैं। सर्वे में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इंपैक्ट क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया। 3% प्रभाव का मतलब होता है करीब 20 लाख वोट। यदि कोई महायुति के 67.7 लाख वोटों की बढ़त से 47 लाख नए वोटर्स को हटा देता है तो बढ़त 20.7 लाख ही होती है। अद्भुत संयोग है। फैक्ट 4, अजित पवार के एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और 10 सीटें ही जीती। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियों में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से अजित पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? फन फैक्ट क्या है? कांग्रेस और शिवसेना के लोकसभा चुनाव के बनस्पत विधानसभा चुनाव कुल
47.1 लाख वोट कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए नए वोटर की संख्या भी 47 लाख है। सप्पल का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के वोट ऐसे काटे गए और फर्जी वोट उतने ही जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ एमवीए ने 17 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। चुनाव के बाद अगले दिन वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से यही सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि शाम 5 बजे के अंतिम आंकड़ों और अगले दिन के आंकड़ों के बीच वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या है ये? महाराष्ट्र में भी वही हुआ। 5 बजे परसेंटेज 55 थी और अगले दिन 13% की बढ़ोतरी हुई और 68% आंकड़ा बताया गया। इस पर एसवाई कुरैशी कहते हैं, हाँ, ये निश्चित रूप से मुझे चिंतित करता है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सामने आकर बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में मतदान का प्रतिशत 5 से 10% तक बढ़ जाना कहीं से भी गले उतरने वाला नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग खामोश है तो समझ लीजिए कि बड़े स्तर पर मतदाताओं और देश के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये देशद्रोह से कम बड़ा अपराध नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन एमवीए पर बड़ा खतरा मंडाने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की एक बैठक में सेना यूबीटी के नेता 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर यह आग्रह किया है कि उद्धव को अब एमवीए छोड़ देना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सेना यूबीटी का जमीनी स्तर का कैडर जो विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे सेना की 57 सीटों की संख्या से पूरी तरह से प्रभावित था, एमवीए के प्रभावी होने पर अब सवाल उठा रहा है। बता दें, उद्धव सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 20 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक समारोह में आज हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम चीफ शिबू सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा था। बता दें, जेएमएम ने राज्य की 81 सीटों में से 34 सीटें जीती थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी 16 सीटें जीती थी। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर गुरुवार को ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया साइट पर #IStandWithZubair ट्रेंड कर रहा है। असल में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 भी जोड़ी गई है। धारा 152 तब जोड़ी जाती है जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों का कोई आरोप लगे। यूपी पुलिस ने इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी जानकारी दी है। पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 8 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और आईटी एक्ट के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। ये एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू कट्टरपंथी नेता द्वारा कथित नफरती भाषण पर पोस्ट करने के मामले में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने वाले कानून का इस्तेमाल किया है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार अडानी घूसकांड पर चर्चा से भाग रही है और सदन स्थगित हो जा रहा है। हालांकि गुरुवार को सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। ये इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है।
संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। लोकसभा में 11 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड से सांसद के रूप में शपथ ली। उनकी शपथ के कुछ देर बाद ही दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर तक के लिए फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को सत्र की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों में बार बार स्थगन और विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी सांसद अडानी घूसकांड, संबल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। मोदी सरकार मणिपुर की तरह अडानी और संबल पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। ये तीसरे दिन भी साफ हो गया। 7 साल बाद सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापकों यानी प्रणय रॉय और राधिका रॉय को क्लीन चिट दे दी। उनका कहना है कि कहीं कोई धोखाधड़ी अपराध नहीं हुआ। इसके बाद साफ है कि मोदी सरकार उन्हें इतना परेशान करना चाहती थी कि वो थक हार कर एनडीटीवी अडानी को बेच दें। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें जेल भेजने की धमकियां भी दी गई हों। आखिरकार हुआ भी यही। अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। अब गोदी मीडिया के कुख्यात पत्रकार उसे अडानी के प्रचार प्रसार के लिए चला रहे हैं। अडानी की आपराधिक गतिविधियों पर पर्दा डालना इस चैनल समूह का मुख्य काम हो गया है। इसके लिए बहुत सारे पत्रकारों को यहाँ वहाँ से मोटी तनख्वाह में खरीद कर लाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने कहा है कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने न्यायपालिका के सारे दरवाजों पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इनके घर व दफ्तर पर सीबीआई छापे मारती रही, ईडी भी तलवारें पहनती रही। 22 दिनों तक सीबीआई ने इनसे पूछताछ का थका देने वाला, डरा देने वाला प्रहसन चलाया था। संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, ये दावा किया गया है। बता दें, देश भर में ऐसे करीब 3 लाख मामले बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह का कहना है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के एक फैसले के बाद ऐसे मामलों का पिटारा खुल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश था कि राम जन्मभूमि के अलावा अन्य मामलों पर रोक लगी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का कहना है कि अकल्पनीय है कि एक दिन अजमेर शरीफ दरगाह में कोई मंदिर तलाशेगा और अदालत उसकी इस धारणा पर आधारित याचिका को सुनवाई योग्य मानेगी। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने के दावे को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह 800 सालों से है। उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां बहुत कुछ बनवाया था। मुगल के बाद मराठा आए, उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में जब क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हौज बनवाया। नेहरू से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बने वहां पर चादर चढ़वाते हैं। आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? आखिर बीजेपी और आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों को लेकर क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद वहां चादर भिजवाते हैं, वो क्या इस पर बोलेंगे? इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहेगी कि वो दरगाह है या नहीं है? वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। कोर्ट आखिर इस कानून को क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? आप हर जगह जाकर बोलेंगे कि यहाँ मस्जिद या दरगाह नहीं थी तो कुछ और था, तो कोई मुसलमान जाकर ऐसे ही बयान दे दे, ये कहाँ जाकर रुकेगा? ऐसे में कानून का राज, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? हमने देखा संबल में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। यह हिंसा देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं वो देश, भाईचारा और कानून व्यवस्था के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद में शामिल लोगों का ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं। एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश सरकार से देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। बाइडेन और ट्रंप को अलग अलग पत्रों में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की हालिया गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। FIIDS के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उनके मंदिरों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप को लिखे पत्र में ट्रंप से उम्मीद
जताई गई है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस्कॉन टेम्पल पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। ये फैसला हाल की हिंसक घटनाओं के बीच आया है, जिसमें एक वकील की हत्या के बाद इस्कॉन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने कहा कि सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बता दें, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश सरकार ने हाई कोर्ट में इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया है। जामा मस्जिद सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा पर खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल भाजपा और योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ विपक्षी दल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच अब आगरा से भाजपा सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल यहाँ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है, जब उपद्रवी पुलिस पर वार करेगा तो पुलिस उसको गले थोड़ी लगाएगी। मणिपुर में कुछ दिन पहले एक परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले थे। इन शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीने के एक बच्चे और एक महिला की आंखें गायब थी। एक 8 साल की बच्ची के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में मैती परिवार का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के लोगों से शांत रहने की अपील की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।